बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि सॉलिड्स की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। हम लोगों ने देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी होते हैं, लेकिन इसमें मजीद कुछ डिटेल अभी बाकी है और वो है कि क्रिस्टल्स को ड्रॉ किस तरह से किया जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टल को कैसे ड्रॉ किया जाता है और उसमें क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज होती हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जब हमने किसी चीज का नक्शा बनाना हो, जैसे किसी घर का, तो हम हर घर की जो असल चीज है जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है रियल लाइफ में, उसको कोई ना कोई सिंबल देकर नक्शे पर बनाते हैं। मिसाल के तौर पर नक्शे में असल गेट तो नहीं होता, लेकिन गेट के लिए कोई सिंबल हम वहां पर ड्रॉ करते हैं। या दीवारें असल तो नहीं होती नक्शे के अंदर, लेकिन दीवारों की जगह हम लाइन जो है वो ड्रॉ करके दीवारों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम लोगों ने किसी चीज को पेपर पे ड्रॉ करना हो तो हमें सिंबल्स चाहिए होते हैं। और ये सिर्फ घरों के नक्शों तक महदूद नहीं है बात, बल्कि अगर आप देखें, हम फिजिक्स की जब सर्किट्स पढ़ते हैं तो हम सर्किट में अगर बैटरी बताना चाहते हैं तो आपको पता है असल बैटरी तो एक फिजिकल चीज है, लेकिन जब मैंने सर्किट के अंदर बैटरी बनानी हो तो मैं बैटरी का सिंबल और रेजिस्टर का सिंबल और कैपेसिटर का सिंबल इस्तेमाल करता हूं। बिल्कुल इसी तरह से अगर मेरे पास एक सॉलिड क्रिस्टल हो, वो सॉलिड क्रिस्टल जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एटम्स एक खास अरेंजमेंट से जुड़े हुए हैं, अगर मैं वो जो रियल क्रिस्टल है एटम्स की, मैं उसको पेपर पे ड्रॉ करना चाहूं तो मुझे यहाँ कुछ सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी और उसी चीज को भी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। ये देखिए, सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है लैटिस। ठीक है, लैटिस क्या होती है? लैटिस आप यूं समझ रहे हैं जिस तरह से घर का नक्शा हम बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से जब हम क्रिस्टल को पेपर पे ड्रॉ करते हैं, जो असल सॉलिड है उसको जब हम पेपर पे उसके एटम्स के अरेंजमेंट के हिसाब से पेपर पे जब ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो हमारे पास ड्राइंग आती है वो एक किस्म का नक्शा समझ लें, उसे हम लैटिस कहते हैं या क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक क्रिस्टल लैटिस है जो 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस है। स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चलता है कि एटम्स की ये अरेंजमेंट है सॉलिड के अंदर? तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उनमें एक टेक्निक जो है वो एक्सरे डायफ्रैक्शन है। तो एक्सरे जब हम किसी सॉलिड के ऊपर बम्बार्ड करते हैं तो एक्सरे डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम से डाइफ्रैक्ट होती है डिफरेंट डायरेक्शन में, और फिर वो जो रिजल्टेंट पैटर्न हमारे पास बनता है एक्सरे का, उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि एटम्स किस किस जगह पर कितने कितने फासले पर मौजूद थे। तो मेरे पास एक सॉलिड था और मैंने उस पर एक्सरेज बम्बार्ड की। अब एक्सरेज डायफ्रैक्ट हुई तो फिर मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई वो ये है। ये इंफॉर्मेशन बता रही है कि यहां कोई चीज थी जहां से एक्सरे डायफ्रैक्ट हुई है, फिर ये खाली स्पेस थी, फिर यहां कोई चीज थी जिससे एक्सरे डायफ्रैक्ट हुई है, फिर ये स्पेस थी और यहां कोई चीज थी, ये एक्सरे डायफ्रैक्ट हुई है। तो वो जगह जहां से एक्सरे डायफ्रैक्ट हुई है वो या तो कोई एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा, लेकिन क्योंकि मैं नक्शा बना रहा हूं एक किस्म का, तो मैं यहाँ एटम नहीं बनाऊंगा, मैं ग्रुप ऑफ एटम्स नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं हर एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो एक्सरे को ब्लॉक कर रहा है या डायफ्रैक्ट कर रहा है, मैं उसको एक पॉइंट के तौर पर यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहाँ पर हर पॉइंट जो है वो किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है यहाँ पर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो जो असल में आपको एक डॉट नजर आ रहा है, ये डॉट असल में कोई एटम होगा, लेकिन मैं यहाँ इसको असल एटम तो नहीं बना सकता, तो मैं यहाँ पर इसको एक्चुअली मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। अब मैं ये हर डॉट को जो कि किसी ना किसी एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं इनको ज्वाइन करता हूं। अब देख रहे हैं आप, ये जो मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आई है, इसको हम कहते हैं लैटिस। तो लैटिस क्या है? ये आपकी असल जो क्रिस्टल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है कि एटम किस तरह से अरेंजमेंट में जुड़े हुए हैं। तो ये है हमारे पास एक लैटिस। आप देख रहे हैं ये लैटिस मैंने 2 डायमेंशनल लैटिस बनाई है। ठीक है, तो लैटिस को डिफाइन करते हैं द कलेक्शन ऑफ इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स,
यानी बहुत से पॉइंट्स होते हैं जिनको हम कलेक्ट करके एक जगह पर बनाते हैं। इनफिनिट होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो मैंने उस इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स में से कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स यानी महदूद चीज मैंने आपको दिखाई है। असल में ये लामहदूद है। इन अ पीरियोडिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ लैटिस। देखिए पीरियोडिक अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पीरियोडिक क्या होता है? जब कोई चीज सेम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करे तो हम कहते हैं ये चीज पीरियोडिक है। जैसे आपकी जो घड़ी है उसका हर सेकंड पीरियोडिक है, यानी वो एक खास इंटरवल के बाद घड़ी 1 सेकंड आगे चली जाती है। हर खास इंटरवल के बाद घड़ी 1 सेकंड आगे चली जाती है। तो पीरियोडिक का मतलब ये होता है। यहां पर आप इनकी देख रहे हैं अरेंजमेंट भी पीरियोडिक है, यानी एक खास डिस्टेंस के बाद फिर एटम आ जाता है, एक खास डिस्टेंस के बाद फिर एक एटम आ जाता है, एक खास डिस्टेंस के बाद फिर एक एटम आ जाता है। वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को मैं बहरहाल पॉइंट से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी। अब आप देख रहे हैं कि मैंने एटम्स नहीं बनाए, मैंने उनकी जगह पॉइंट्स बनाए। और आपको पता है मैथमेटिक्स के अंदर पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स एक ऐसी चीज होती है जो शेपलेस होती है और डायमेंशनलेस होती है। डायमेंशनलेस का मतलब क्या होता है? ना उसकी विड्थ होती है, ना उसकी हाइट होती है, ना उसकी थिकनेस होती है। हो सकता है आप कहें कि सर आपने जो दायरा बनाया इसका कुछ ना कुछ तो डायमीटर होगा। बिल्कुल, क्योंकि जब मैं बनाता हूं तो वो मैथमेटिकल पॉइंट नहीं होता, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं हम अज्यूम करते हैं कि ये एक मैथमेटिकल पॉइंट है, ये एक शेपलेस और डायमेंशनलेस एंटिटी है। और शेपलेस और डायमेंशनलेस एंटिटी जब आप यूज करेंगे तो आपके पास जो सारी चीज बनेगी वो भी एक इमेजिनरी चीज होगी, क्योंकि जब ये पॉइंट ही असल वाला पॉइंट, मैथमेटिकल पॉइंट जो डायमेंशनलेस और शेपलेस होता है वो ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो फिर हमारे पास ये एक इमेजिनरी ज्योमेट्रिकल शेप होगी जो कि हम अपनी आसानी के लिए बना लेते हैं ताकि हम समझ सके कि क्रिस्टल के अंदर एटम्स किस तरह से अरेंज्ड हैं। अ पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस एंड शेपलेस एंटिटी। ये जो पॉइंट है ये डायमेंशनलेस होता है और शेपलेस होता है। देयर इज therefore a lattice is merely an imaginary geometrical framework। तो ये एक इमेजिनरी चीज होती है, ठीक है। और हम लोग इसको फिर भी इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हमें इससे चीजों को समझने में मदद मिलती है। बिल्कुल वैसे ही घर रियल चीज है, नक्शे में जो घर बना हुआ है वो तो रियल चीज नहीं ना, वो तो एक इमेजिनरी फ्रेमवर्क है। लेकिन फिर भी आपको पता है वो होना कितना जरूरी है, क्योंकि उसी से असल घर हमें समझ में आता है या हम बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये एक इमेजिनरी चीज है, लेकिन ये बहुत जरूरी भी है। अच्छा स्टूडेंट्स, लैटिस 2 डायमेंशनल के अलावा 3 डायमेंशनल भी हो सकती है। ये देखें, ये मेरे पास आपके सामने वही इन्फिनिट नंबर ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स है जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किए। अच्छा, अब मैं इनको मिलाता हूं और लैटिस बनाता हूं। स्टूडेंट्स, ये बन गया हमारा 3D क्रिस्टल लैटिस, ठीक है ना। तो लैटिस जो है वो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, आपने हर पॉइंट को नेबरिंग जो पॉइंट है उससे मिलाना है तो आपके पास लैटिस बन जाएगा। अब ये 2 डायमेंशनल लैटिस था क्योंकि इसमें थिकनेस नहीं नजर आ रही, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें ये थिकनेस भी आपको नजर आ रही है कि लैटिस की कुछ हाइट और लेंथ के अलावा कुछ थिकनेस भी है। अब स्टूडेंट्स, अगला जो हमारे पास पॉइंट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है
कि ये जो हम पॉइंट इमेजिन करते हैं ना, इसका भी एक खास नाम है, इसे कहते हैं लैटिस साइट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? लैटिस साइट। तो लैटिस साइट क्या है? द पॉइंट्स विच आर फॉर्मिंग द लैटिस आर कॉल्ड लैटिस साइट्स। भाई ये रेड वाले पॉइंट्स ही है ना जिनको मैंने मिला मिलाकर पूरी लैटिस बनाई है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें हम लैटिस साइट कहते हैं। ठीक है ना? अच्छा, लैटिस साइट को जब आप जोड़ते हैं तो आपके पास ये लाइन आई ब्लैक कलर की। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है इसे हम बोलते हैं लैटिस कांस्टेंट। ठीक है, लैटिस कांस्टेंट क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव नेबर्स लैटिस साइट इज कॉल्ड लैटिस कांस्टेंट। ठीक है, ये जो लाइन है इसकी जो लेंथ होगी, ठीक है, उसको हम लैटिस कहेंगे। ठीक है, लैटिस कांस्टेंट कहेंगे। ये जो लाइन है जो कि दोनों लैटिस साइड्स के दरमियान का फासला बताएगी ना, उसको हम कहते हैं कि ये लैटिस कांस्टेंट है। ठीक है ना? तो लैटिस कांस्टेंट क्या है? ये लाइन की लेंथ है जो दोनों लैटिस साइड को मिलाने वाली लाइन है। ठीक है, उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसके लिए ये वर्ड देख लें, लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर्स। देखिए, ट्रांसलेशन का मतलब समझें। ट्रांसलेशन से भी पहले आप रोटेशन का मतलब समझें। देखिए, ये मेरा मार्कर है। ठीक है, ये मार्कर जब अपने एक्सिस पर ऐसे घूम जाता है ना, तो हम कहते हैं ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस मार्कर को उठाकर बगैर रोटेट किए यहां ले आऊं तो अब कहेंगे ये आपने मार्कर को क्या किया है? हम कहेंगे मार्कर को ट्रांसलेट किया। तो मार्कर पूरे अगर इस बोर्ड पर घूमता रहे, लेकिन आप देख रहे हैं मार्कर की जो डायरेक्शन है वो नहीं चेंज हो रही। उसकी जो जिस तरफ वो पॉइंट आउट कर रहा है, यानी इसका कैप को गौर से देखें तो उसका कैप जो है वो एक ही डायरेक्शन में अभी भी पॉइंट आउट कर रहा है। इसे हम कहते हैं कि ये ट्रांसलेट हो रहा है। ठीक है, हाँ, अगर मैं यूं करता तो फिर इसका मार्कर जो है मुसलसल अपनी जो कैप है मुसलसल अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर मैं कहूँ ये रोटेट भी हो रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक चीज को उठाकर यहां से यहां रख दूं तो हम कहेंगे ये तो आपने ट्रांसलेट किया। ठीक है, ये देखें हम क्या करते हैं, समटाइम्स हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास एक लाइन है ना, हम इसको समटाइम वेक्टर की फॉर्म में बना देते हैं। जैसे इस वेक्टर को मैं ए कह देता हूं, या इस वेक्टर को हम बना देते हैं और बी कह देते हैं, और इस वेक्टर को हम बना देते हैं और सी कह देते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब ये जो मैंने वेक्टर्स बनाए ना, ये ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप गौर करो, ये ए है तो आप कहोगे कि यार ये अगर ए है तो ये भी तो बिल्कुल ए ही है, सेम चीज है। सिर्फ फर्क क्या है? ये इधर था, इसको मैं उठाकर इधर ले गया हूं। और आप सोचो मैंने अभी क्या बताया था, इस तरह से उठाकर अगर इधर ले जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं कि आप ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आप इसको देखें या इस वेक्टर को देखें या इस वेक्टर को देखें, ये सारे वेक्टर्स असल में इसी को ट्रांसलेट कर करके बना सकते हैं। यानी इसको उठाकर बगैर रोटेट किए इधर रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो, तो आपके वो सारे वेक्टर असल में एक ही वेक्टर है जो ट्रांसलेट होकर डिफरेंट जगहों पर आपको नजर आ रहे हैं। इसलिए इसे हम कहते हैं लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर्स। व्हेन वी असाइन डायरेक्शन टू दीज लैटिस कांस्टेंट्स, ये लैटिस कांस्टेंट थी ना ये वाली लाइन, तो अगर मैं इसको डायरेक्शन दे दूं तो फिर ये वेक्टर बन जाएगा। जब ये वेक्टर बन जाएगा, ठीक है ना, तो फिर हमारे पास दे बिकम लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है, याद रखना ये लाइन लैटिस कांस्टेंट नहीं है, इस लाइन का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, यानी कि जो लेंथ होगी, ठीक है, उसे हम लैटिस कांस्टेंट कहेंगे। नाउ स्टूडेंट, ये सारी बातें तो आपको पता चल गई हैं कि किस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। लैटिस पॉइंट क्या होता है, या लैटिस साइड क्या होती है, लैटिस कांस्टेंट क्या होता है, और लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होता है। तो इनकी एग्जांपल्स के साथ साथ इनकी डेफिनेशन आना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, कुछ नई टर्म्स देखते हैं। तो बच्चों अब हम जरा देखते हैं कि ये यूनिट सेल क्या होता है। ठीक है, तो यूनिट सेल को समझाने से पहले मुझे लैटिस को एक दफा फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। जरा सोचें, ये जो मैंने रेड पॉइंट्स बनाए हुए हैं हम क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, या लैटिस साइड्स कहते हैं। अब लैटिस साइड्स को मैं जब जोड़ूंगा तो क्रिस्टल बन जाएगी। तो आइए इसको जरा एक दफा पहले जोड़ लेते हैं। इनको मैं कनेक्ट करता हूं।
बच्चों अगर आप इसको इस तरह से जोड़ेंगे जब पेपर में बनाएंगे तो आप लोगों ने स्केल से इसको बनाना है ताकि बिल्कुल परफेक्ट बने, ठीक है। और देख ले मैंने एटम्स को किस तरतीब से जोड़ा। मैंने पहले से इसकी लाइंस इसलिए नहीं लगाई थी ताकि आप पहले एक दफा देख लो कि मैं किस तरह से एटम्स को जोड़कर ये चीज बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने भी पेपर में अगर लैटिस वगैरह आ जाती है तो उसकी एग्जाम्पल के तौर पर आपको भी इसको बनाना है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमारे पास लैटिस बन चुकी है। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि लैटिस में हर जगह जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट नहीं है, बल्कि अगर आप गौर करें तो इस अरेंजमेंट को देखें जरा ध्यान से। जो मैं आपके सामने इस वक्त हाईलाइट कर रहा हूं, शेड कर रहा हूं, इसको जरा गौर से देखें। अब देख रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज है जो आपको यहां भी नजर आ रही है, यानी इसी को मैं देखूं तो ये यहां भी एग्जिस्ट करती है। ये जो बॉक्स है ये एक्चुअली आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा है। और ना सिर्फ यहां बल्कि आप देखो तो ये भी वही बॉक्स है, ये भी वही बॉक्स है, ये भी वही बॉक्स है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जैसे एक बिल्डिंग के अंदर एक ही ईंट होती है जो डिफरेंट तरह से जुड़ जुड़कर पूरी बिल्डिंग बनाती है, इसी तरह से हमारे जो लैटिस की बिल्डिंग समझ लें उसमें भी एक ही बॉक्स है जो डिफरेंट जगहों पर जुड़कर हमारी पूरी लैटिस को बना रहा है। तो मैं कहूंगा कि असल में लैटिस क्या होती है, ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो अपने आप को 2 डायमेंशनली या 3 डायमेंशनली जोड़ जोड़कर पूरी लैटिस बनाती है। ये जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है ना, जो पूरी लैटिस में रिपीट होता हुआ आपको नजर आ रहा होता है, इस स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूनिट सेल, ठीक है जी। तो व्हाट इज यूनिट सेल? द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिक फिगर, स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिक फिगर और यूनिट, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट हुज पीरियोडिक रेपिटेशन, पीरियोडिक का मतलब मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, बराबर फासले से या बराबर वक्त से। तो यहां पर अब देख रहे हैं बराबर फासले से इस तरह से यूनिट सेल जुड़े हुए हैं इन 2 और 3 डायमेंशंस। मैंने 3 डायमेंशन वाले एग्जांपल दिए। फॉर्म अ क्रिस्टल इज कॉल्ड अ यूनिट सेल, ठीक है ना। तो यूनिट सेल की एग्जांपल वैसे है जैसे ईंट की है, ब्रिक की है, और लैटिस की एग्जांपल ऐसे है जैसे बिल्डिंग की है। तो जिस तरह से ईंटों के जुड़ने से बिल्डिंग बनती है, इस तरह से यूनिट सेल्स के जुड़ने से पूरी लैटिस बनती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जरा देखिए यहां पर मैं इस यूनिट सेल को जरा अलहदा कर लेता हूं। ये यूनिट सेल मैंने कर लिया यहां अलहदा, ठीक है। अब देखें इस यूनिट सेल में मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है 8 कॉर्नर्स हैं, देख रहे हैं रेड से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 कॉर्नर है। और देखें हर कॉर्नर को मिलाने वाली जो लाइन है ब्लैक, इसे एज बोलते हैं, ठीक है। तो एज देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इसका मतलब हमारे पास इसमें 8 कॉर्नर्स, 12 एजेस और ये 4 एज जो हैं ये वाले, ये मिलकर ये जो चीज बना रहे हैं इसे हम बोलते हैं फेस। और इस तरह के आप सोचो लूडो की डाइस, तो ये एक फेस है, तो लूडो की इस डाइस पर कितने फेस होंगे? तो 6 फेस होंगे अगर आप लूडो की डाइस को इमेजिन करें, ठीक है ना। तो हमारे पास 6 फेसेस होती हैं। बेटा ये जो हमारे पास एक खास शेप है और हर एंगल भी 90 डिग्री है, देख रहे हैं आप लोग, हर एंगल
90 डिग्री है। यह जो हमारे पास खास शेप आई है, मैथमेटिक्स में इसका स्पेशल नेम है और वो है क्यूब। ठीक है ना। तो क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, 12 एजेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। क्यूब की बेहतरीन एग्जांपल आपकी लूडो की डाइस है। ठीक है। अब बच्चों, तो मैं कह सकता हूं कि यूनिट सेल की कई किस्मों में से एक किस्म ये हो सकती है कि यूनिट सेल सिंपल क्यूब हो। अब आप कहेंगे सर आपने और भी क्यूब्स बनाए हैं। अब मैं उसका आपको बताता हूं वो मैंने क्यों बनाए हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारी लैटिस है उसमें जो यूनिट सेल है वो होता तो क्यूब है, लेकिन एटम सिर्फ कॉर्नर पर नहीं होते जैसे फर्स्ट केस में नजर आ रहे हैं। देख रहे हैं एटम सिर्फ कहां है? कॉर्नर पर, सिंपल क्यूब में। सिंपल क्यूब की बेहतरीन एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। ठीक है। समटाइम्स हम देखते हैं कि हमारा जो ये डाइस है ना, इस डाइस के अंदर सेंटर में भी एक एटम लगा होता है। ठीक है। इमेजिन करें लूडो की डाइस, ठीक है, और लूडो की डाइस के अंदर भी एक एटम मौजूद हो बिल्कुल सेंटर में। तो कॉर्नर्स पर तो होते ही 8 एटम्स, लेकिन एक सेंटर पे भी आ गया जो क्यूब के सेंटर पे है। इसे हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब। यानी दिखने में तो होगा ये क्यूब ही, लेकिन जिसकी बॉडी के सेंटर के अंदर भी एक एटम मौजूद होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आप यहां देखें तो हमारे पास ये भी एक क्यूब ही है, लेकिन समटाइम हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा यूनिट सेल भी होता है जिसमें हर फेस के सेंटर पे भी एक एटम होता है, या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। तो फेस का जो सेंटर है, ये फेस है जिसको मैंने यहां रिप्रेजेंट किया हुआ ना, तो ये फेस है और इसका सेंटर ये बन रहा है। यानी इमेजिन करने के लिए आप देखो, जहां लूडो का डाइस होता है, जहां 1 लिखा होता है ना लूडो की डाइस की एक फेस पर, वो फेस के बिल्कुल सेंटर में होता है। तो मैं वहां की बात कर रहा हूं। तो ये हमारे पास फेस के सेंटर में, इस तरह ये एक फेस बन रहा है, ये वाला इसके सेंटर में भी होगी, ये जो ऊपर है एक फेस इसके सेंटर में भी होगी। ठीक है। इसी तरह ये जो फेस बन रहा है ये इसके सेंटर में भी होगा, इसके सेंटर में भी होगा। ठीक है। और वो जो पीछे फेस बन रहा है ये वाला, ठीक है, बैक पर, उसके भी सेंटर में एक इस तरह से होगा। ठीक है। तो इसको बेहतर अगर आप लोगों ने इमेजिन करना है तो लूडो की डाइस को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो जहां लूडो की डाइस में 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, तो वहां पर अगर आप एक एक लैटिस साइड इमेजिन करें तो हमारे पास ये फेस सेंटर्ड क्यूब बन जाएगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूब की बेहतरीन एग्जांपल सीजियम क्लोराइड है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। और फेस सेंटर्ड क्यूब की एग्जांपल जो है वो जर्मेनियम, सिलिकॉन, वो जो सेमीकंडक्टर्स हम लोगों ने 4th ग्रुप में पढ़े। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट यूनिट सेल। आपको यूनिट सेल की बेहतरीन एग्जांपल जो है वो यही मिलेगी कि यूनिट सेल वो ईंट है जो बार बार रिपीट होकर पूरी बिल्डिंग यानी लैटिस बनाती है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, बात करते हैं बेसिस की। बेसिस क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो मैंने इमेजिन किया ये तो पॉइंट है, जो ड्रॉ किया वो भी पॉइंट है, लेकिन असल क्रिस्टल के अंदर वहां पॉइंट तो नहीं होगा। असल क्रिस्टल में वहां या तो कोई एटम होगा या कोई ग्रुप ऑफ एटम होगा। कोई सोडियम हो सकता है, कोई क्लोरीन हो सकता है, या कोई और एटम हो सकता है। तो वो जो असल एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स है ना, जिसकी जगह पर मैंने ये पॉइंट बनाया अपना काम आसान करने के लिए, उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम बेसिस कहते हैं। तो देखिए, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स एसोसिएटेड विद ईच लैटिस पॉइंट, है ना। हर लैटिस पॉइंट का जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम होगा, जिसकी जगह मैंने ये लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट बनाई है, उसे हम बेसिस कहते हैं। ठीक है ना। बेसिस मस्ट बी आइडेंटिकल। पहली बात है बेसिस सेम होने चाहिए, यानी जो यहां पर आ रहा है वो यहां पर आना चाहिए। इन कॉम्पोजिशन, अरेंजमेंट भी सेम होनी चाहिए। अगर ये इससे इतना दूर है तो अगला बेसिस भी उससे उतना ही दूर हो। ठीक है। एंड ओरिएंटेशन, और उनकी जो सिंथ है वो भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। तो ये देखो मैंने यहां पर क्या लिखा कि ये जो हमारा पॉइंट है असल में लैटिस साइट, वो असल में कोई ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, राइट। तो अगर ये देखें, ये जो मेरे पास क्रिस्टल लैटिस है, ये लैटिस देख रहे हैं आप लोग, जिसमें हर जगह मैंने साइट, क्रिस्टल साइट यानी पॉइंट बनाया। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इमेजिन करूं कि यार मैंने पॉइंट नहीं बनाना, बल्कि मैं असल में जो एटम है वो बना देता हूं, तो मैं ग्रुप ऑफ एटम्स यानी वो जो बेसिस हैं वो जब लगाऊंगा, हर पॉइंट को मैं वापस बेसिस से रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो हर पॉइंट को जब मैं बेसिस से रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरे पास ये जो चीज है ये इस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी। बड़ी आसान सी बात है।
जब ये वाली चीज से ये वाली चीज बनेगी, अब इसको तो मैं लैटिस नहीं कह सकता, क्योंकि लैटिस तो एक हाइपोथेटिकल चीज होती है, यानी फर्जी चीज होती है कि उसमें एक पॉइंट होता है। इसमें तो मैं अब असल एटम्स बना रहा हूं, तो इसको अब लैटिस नहीं, इसको अब हम क्रिस्टल कहेंगे। तो लैटिस और क्रिस्टल में फर्क है। ठीक हो गया बच्चों? तो हमारे पास यहां पर क्रिस्टल कैसे बना, दोबारा देख लें कि लैटिस है, लेकिन लैटिस के हर पॉइंट पर असल बेसिस लगा दो, असल एटम लगा दो, तो फिर हमारे पास जो चीज बनेगी वो क्रिस्टल होगा। ठीक है? द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय एसोसिएटिंग एवरी लैटिस पॉइंट, हर लैटिस पॉइंट को क्या कर दो, विद एन असेंबली ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, जो उस लैटिस पॉइंट की जगह असल एटम या मॉलिक्यूल या आयन है उसको लगा दो, रिप्लेस कर दो। ठीक है? जिसको हम बेसिस भी कहते हैं ना, उसको रिप्लेस कर दो। तो यहां पर एक इक्वेशन बन सकती है आसान सी। अगर आप यहां पर देखें, ये लैटिस है, लैटिस के साथ जब मैंने बेसिस ऐड की तो हमारे पास क्रिस्टल का वजूद आया। तो यहां पर मैं कह सकता हूं लैटिस प्लस बेसिस स्ट्रक्चर क्या बनाएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो हमने उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा और अब जाकर आपको क्लियर पता होगा कि किस तरह से हम क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर और यूनिट सेल्स के स्ट्रक्चर जो है वो उनको पढ़ते हैं, और उनको आसान करने के लिए हम असल स्ट्रक्चर की बजाय एक नक्शा सा बनाते हैं जिसे हम लैटिस कहते हैं, और फिर यहाँ से हम लोगों ने यूनिट सेल और लैटिस साइड्स और लैटिस कांस्टेंट्स वगैरह की डेफिनेशंस भी पढ़ी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।